नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस अस्पताल में एक रिपोर्ट जो सामने आई है उससे जुड़ी हुई। दरअसल अस्पताल में दिल से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक अस्पताल में एंजियोग्राफी करवाने आए 1901 मरीजों की रैंडम जांच में 16% मरीजों की आर्टरी में 60% या उससे ज्यादा ब्लॉकेज पाया गया। डॉक्टर इसे अब गंभीर श्रेणी में मानते हैं। करीब 37% मरीजों की आर्टरी में 25 से लेकर के 50% तक का ब्लॉकेज मिला है, जबकि 17% के करीब लोगों में ब्लॉकेज का प्रतिशत 50% से ऊपर पाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादातर मामलों में मरीजों में वार्निंग साइन भी नहीं आ रहे हैं, यानी बिना लक्षण के सामने आए ही लोग आप हार्ट की गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। चिंताजनक बात यह भी है कि 45 साल से कम उम्र के 28% लोगों की सिंगल आर्टरी में 25 से 50% तक ब्लॉकेज मिला है, जबकि 45 से 60 साल की उम्र समूह की 38% महिलाओं में 42% और पुरुषों में 50% तक ब्लॉकेज मिला। अब इसी उम्र के 17% पुरुषों और 11% महिलाओं में 50% से ज्यादा ब्लॉकेज मिला है। यह अलार्मिंग सिचुएशन यानी खतरे की घंटी है और हृदय की धमनियों में ब्लॉक होने का सीधा मतलब है कि हार्ट में रक्त का प्रवाह बाधित हो रहा है, जिसका सीधा सीधा असर हार्ट समेत कई वाइटल ऑर्गन्स और अंगों पर भी पड़ने लगता है। धमनियां हार्ट से ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई करती हैं। धमनियों में 50 से 70% के बीच ब्लॉकेज वाले मरीजों के लिए अलार्म स्टेज मानी जाती है। 70% से ज्यादा ब्लॉकेज के मरीज गंभीर श्रेणी में माने जाते हैं। 40 से 70 के बीच ब्लॉकेज वाले मरीज समय पर इलाज नहीं करवाएंगे तो उन्हें गंभीर श्रेणी में आने से ज्यादा वक्त उनको नहीं लगेगा। आजकल हार्ट अटैक के ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं और ज्यादातर केसों में वार्निंग साइन नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज को अचानक दिल में तेज दर्द होने पर अस्पताल लाया जाता है और जांच में पता चलता है कि मरीज की आर्टरी में 90 से 95% या उससे भी ज्यादा ब्लॉकेज है। कई केसेस में कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर से मरीज की मौत हो जाती है। साइलेंट अटैक के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान में युवा बुजुर्ग हर उम्र में हार्ट में ब्लॉकेज आखिर क्यों मिल रही है? क्या बदली जीवन शैली जिम्मेदार है या खान पान में बदलाव जिम्मेदार है? स्ट्रेस इसके पीछे कितनी बड़ी वजह है? क्या नई पीढ़ी शारीरिक श्रम कम कर रही है, इसी वजह से ये ज्यादातर ऐसे बीमारियां बढ़ रही हैं? हेल्दी डाइट का कितना बड़ा रोल होता है? क्या हार्ट की समस्या आनुवांशिक है? हार्ट अटैक रोकने के लिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल करना है वो कितना ज्यादा जरूरी है? और साथ ही क्या रेगुलर एंजियोग्राफी और तमाम जो दूसरी जांचें हैं क्या लोग करवा रहे हैं? और इसी को जरा समझने और जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे पहले जरा आपको कुछ बयान आपको सुनाते हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जयपुर के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी इस रिपोर्ट पर क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो डाटा जो आप स्टडी का बता रहे हैं, ये डाटा है। ये डाटा सीटी एंजियोग्राफी में जो लोग जिनकी सीटी एंजियोग्राफी उनका कंपाइल करके पब्लिश किया है किसी ने। और वो आज सीटी एंजियोग्राफी जनरली उन लोगों की होती है जिनको कुछ सिम्टम्स हो, मतलब एसिम्प्टोमेटिक लोगों की सीटी एंजियोग्राफी जनरली नहीं होती है। 90% से ऊपर कुछ लोग जिनको सिम्टम्स होते हैं, मतलब जिनको कुछ तकलीफ होती है। तो ऐसे लोगों में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज निकलने के चांसेस कॉमन पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा कई गुना होते हैं। सर्दियों में सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज के मामले बढ़ जाते हैं। उसके कई सारे कारण हैं। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन डाटा है और उनमें कई सारे कारणों में सबसे जो इम्पॉर्टेंट कारण है कि खून के थक्के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आर्टरीज़ में, क्योंकि प्लेटलेट्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। आर्टरीज़ में वेसोस्पाज्म ज़्यादा आ रहे होते हैं। आर्टरीज़ में ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं, जिसको स्पैज्म बोलते हैं, जो एक्सट्रीम वेदर से रिलेटेड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जिनको है उनका सबका जनरली आपने देखा ना कि सर्दियों में लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, तो जनरली ब्लड प्रेशर्स भी अनकंट्रोल हो जाते हैं, डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल हो जाती है। ऐसे सारे पेशेंट्स रिस्क पर ही होते हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है सर्दियों में। दूसरा, तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट कॉज है कि वहाँ हाइड्रेशन बहुत कम होता है। सर्दियों में अपन सब लोग पानी कम पीते हैं, फ्रूट्स का इंटेक कम होता है। दिस इज अनदर कॉज। बट डेफिनेटली और मैं जहाँ तक बात करूँ, अर्ली मॉर्निंग कार्डियक इवेंट्स का नंबर काफ़ी होता है। तो हार्ट ब्लॉक के कारण क्या हैं? क्यों बार बार हार्ट अटैक के ये मामले सामने आ रहे हैं? इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
और हार्ट अटैक के कुछ साइन भी होते हैं क्या? और क्या ये जो बार बार कहा जा रहा है कि कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहे हैं, तो किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं जिनको हमें समझना चाहिए और कैसे उनकी पहचान करने के साथ हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इन सभी चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं और इस बात को समझने के लिए हमारे साथ एक बड़ा और खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। हमारे साथ कार्डियो सर्जन डॉक्टर आयुष गोयल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम जोशी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ एनएचएम के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर पंकज शुक्ला जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले जो है मैं शुभम जोशी जी आपसे कर रहा हूं। शुभम जी, एक चीज बताइए कि ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई सिम्टम पता नहीं चल रहा है, अभी जो केसेस सामने आ रहे हैं कम उम्र के युवाओं के अंदर जिस तरीके की ये अटैक की परेशानियां आ रही हैं या जो जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, सबसे पहले कारण उसके पीछे क्या नजर आता है? क्या हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्या जो खान पान है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या कोई और दूसरा कारण है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कार्डिक जो डिजीजेज है वो मल्टी फैक्टोरियल, उसके बहुत काफी सारे कारण उसमें एक साथ काम करते हैं, जैसे हार्ट की बीमारियां हमें होती है। और उसमें जो प्रमुख कारण है, जो हम एशियंस, जो इंडियन पॉपुलेशन है, उसमें लिटरेचर हमारी कहती है, हमारी रिसर्च कहती है कि इंडियंस और एशियंस में हार्ट की बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी वेस्टर्न पॉपुलेशन की अपेक्षा एक डिकेड पहले होती है। मतलब 10 साल पहले हमारे में हार्ट की बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ी रहती है। दूसरी चीज जो समझने वाली बात यह है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो अब बदल रहा है, जो लोगों का फिजिकल एक्टिविटी है, जो व्यसन कर रहे हैं लोग, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग है, वो इस हार्ट की बीमारी को बढ़ाता है। इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं, जैसे फिजिकल इनएक्टिविटी है, लोगों ने चलना फिरना बंद कर दिया है, लोगों का जो रहन सहन है, स्ट्रेस का लेवल है वो बढ़ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर हार्ट की बीमारियों के रिस्क को बढ़ाते हैं। और इंडियंस में डेफिनेटली जो हमारा डाइट का पैटर्न जो बदला है, जो पहले के जो टाइम में जो लोग जो खाते थे, जो मोटा अनाज खाया जाता था, सलाद वाला खाना खाया जाता था, उसकी जगह आप प्रोसेस फूड्स है उन्होंने ले लिए है, हाई सॉल्ट पैकेज फूड्स है उन्होंने ले लिए। तो ये सब कारण मिलकर हार्ट की बीमारी के रिस्क को बढ़ा रहे हैं इंडियंस में। जी ठीक है, तो यानी कि ये कारण है कुछ मिला जुला करके, ये कोई एक ऐसा कारण नहीं है, बल्कि कई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिस वजह से इस तरीके से अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। मैं इसमें डॉक्टर आयुष जी को भी जोड़ रहा हूँ। आयुष जी, एक चीज़ बताइए कि ये तो कुछ कारण हैं, अब लक्षणों की पहचान कैसे हो भाई? अगर कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहा है और अगर कोई ऐसा केस दिखाई देता है, क्योंकि अचानक से पता चलता है कि दर्द हुआ और हम तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे और तब पता चलता है कि ये तो बहुत सीरियस केस है, और इससे पहले तक कोई सिम्टम नजर नहीं आता, क्या ऐसा संभव है? और दूसरा, कुछ तो साइंस मिलते होंगे, कहीं तो कुछ पता चलता होगा जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। जी, तो बिल्कुल इसको दो भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग है कि एक्यूट अटैक, अचानक से हार्ट का अटैक आ जाना। तो इसका मेजर सिम्टम सीने में दर्द होता है, और इस सीने के दर्द के साथ में पेशेंट की सांस फूल सकती है, उसको घबरापन हो सकता है, उसको पसीने आ सकते हैं, और ये दर्द जॉ से लेकर बेली तक, पेट तक कहीं भी जा सकता है। ज्यादातर बोला जाता है बाएं हाथ की तरफ जा रहा है। ये हो गया है एक्यूट अटैक के लक्षण, मतलब अचानक हार्ट अटैक। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इस एक्यूट अटैक के बजाय जो पेशेंट को क्रोनिक एंजाइना, मतलब उसको दिल की बीमारी है और उसको अपने लक्षण पहचानने हैं। तो इसका सबसे आसान मूल मंत्र है, अगर कोई लक्षण काम करने पर आ जा रहा है और आराम करने पर वो लक्षण चला जा रहा है, तो ये हार्ट से संबंधित है, जब तक हमने हार्ट की जांच को पता करके रूल आउट नहीं कर दिया। और इसमें प्रमुख 4 लक्षण माने जाते हैं। पहला है सीने में दर्द, दूसरा है सांस फूलना, तीसरा है छाती में धड़कन हो जाना, और चौथा है थकावट। इन चारों मुख्य लक्षणों में से अगर कोई भी लक्षण पेशेंट को आ रहा है काम करने पर और आराम करने पर वो लक्षण चला जा रहा है, तो उसको अपनी हार्ट की जांच करानी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये लक्षण है, कैसे आपको पहचानना है? अच्छा, इसमें एक्टिविटी कितना रोल निभाती है आयुषी? कि हम, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई पहले का हमारा लाइफस्टाइल रहा नहीं है, खाने पीने का बड़ा असर रहता है, लेकिन हम एक्सरसाइज करना भूल गए हैं, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है। करेक्ट। सो कोई भी व्यक्ति को अपने शरीर के लिए 45 मिनट देने चाहिए, जिसमें से मुख्य तौर पे 30 मिनट की सुबह और 15 से 20 मिनट शाम को अपने शरीर के लिए देना। इसमें वो नॉर्मल वॉक कर सकता है, साइकिल कर सकता है, जॉग कर सकता है, बट ये समय वो समय है जब वो पूर्णतः अपने शरीर को दे रहा है। वो ऐसा नहीं कि साहब मैं तो मेट्रो पकड़ने के लिए चले जाता हूँ, मैं तो घर में दिन भर काम करते रहती हूँ, ये नहीं। अपने शरीर के लिए
30 मिनट सुबह, 15 से 20 मिनट शाम उसको वॉकिंग का, साइकिलिंग का, जॉगिंग का, एक्सरसाइज का, जिम का, अब योगा का अपने शरीर को देना चाहिए। इससे हमारे बिजी शेड्यूल में से समय निकालना चाहिए। ये हमारे को बेटर बनाता है, हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्गर बनाता है और हमारे को इन बीमारियों से बचने की ताकत देता है शरीर को। तो 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, 30 मिनट की एक्सरसाइज सुबह के समय कीजिए। एंड कुछ भी हो सकती है वो कोई, लेकिन पर्टिकुलरली निर्धारित तौर पे वो एक्सरसाइज जो आप शरीर को दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने दिनचर्या में जोड़ लिया है जी, चल के बस पकड़ता हूं, वो एक्सरसाइज नहीं मानी चाहिए। हाँ, ठीक है। मैं इसमें पंकज सर को भी जोड़ रहा हूँ। पंकज सर, आपका एक लंबा अनुभव है, अब उसके जरिए सर लोगों को थोड़ा सा समझाइए। अब जैसा बता भी रहे हैं सर कि भाई एक्सरसाइज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने ऑफिस में जाकर के आप थोड़ा वॉक कर रहे हैं, लिफ्ट की जगह 2 सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्सरसाइज करने का मतलब है। ठीक है, वो एक अच्छी आदत है, उसको बनाए रखिए, लेकिन आपको समय ज़रूर निकालना है। लेकिन सवाल सर वहाँ से उठता है कि जब हम तस्वीरें देखते हैं जिम के अंदर, जो लोग बहुत यंग हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पता चलता है कि अचानक से उनको अटैक आ रहा है। बहुत कम एज के अंदर ऐसे जब केसेस सामने आ रहे हैं, उसको देख करके बड़ा डर लगता है। जैसा कि डॉक्टर जोशी ने बताया, एशियन लोगों में या इंडिया के लोगों में 10 साल पहले ये अटैक की संभावना रहती है वेस्टर्न लोगों से। एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आजकल की पॉपुलेशन में स्ट्रेस एक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल चेंजेस हो गए हैं, फास्ट फूड एंड डाइटरी हैबिट्स चेंज हो गई हैं। एक्सरसाइज दो तरफा है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी नुकसान है, और एक्सरसाइज अपनी क्षमता से ज़्यादा करेंगे, जो ज़्यादा लोग जिम में कर लेते हैं, अगर अपने हार्ट की कंडीशन देख के वो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, ये सब चीज़ों भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो यंग एज पे हार्ट अटैक की बात करते हैं। ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और फैमिली में हार्ट की हिस्ट्री, अगर ये कोई भी रिस्क फैक्टर, पॉल्यूशन, ये कोई भी रिस्क फैक्टर आपके साथ हो तो आपको हर 5 साल में अपना चेकअप कराना चाहिए। और इस चेकअप के बाद अगर आपको कुछ निकलता है तो आपको हर 1 साल में चेकअप कराना चाहिए कि आपको जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकला है, डायबिटीज़ बढ़ी हुई निकली, या कुछ और रिस्क फैक्टर निकले, तो आपको बराबर चेकअप कराते रहना चाहिए। ये सब चीज़ें करना चाहिए। और आपको बिल्कुल एक पैटर्न में आपको स्लीप बराबर लेना चाहिए, जैसे डॉक्टर आयुष ने बताया। एक्सरसाइज के बारे में बहुत ज़रूरी है, ये सब खाना चाहिए आपको, स्लीप, ये सब चीज़ें करना चाहिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और आज की लाइफ स्टाइल में हमारे यंग लोगों को इतना स्ट्रेस हो रहा है, उनकी स्लीप डिस्टर्ब है, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है कि वो अपना टाइम ही नहीं दे पाते अपनी बॉडी को, और ना कुछ कर पाते हैं। और आजकल पॉल्यूशन, और आप देख लीजिए जितना भी फास्ट फूड है, इसमें पाम ऑयल है। पाम ऑयल मतलब ये कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़ाता है कि फिर धमनियों में, रक्त में थक्के जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये सब चीज़ें कारण होते हैं। सर, ये आपने बहुत बहुत गहरी बात बताई है कि पाम ऑयल कितना ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। अच्छा, हम जब जाते हैं मार्केट में तो अब ये तो आदत बन ही चुकी है कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ज़रूर टेस्ट करते ही हैं। तो अब किन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है? अब बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, तो किन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है और कुछ चीज़ें कभी कभी चल सकती हैं? जैसे मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, तो हमारे कॉन्फ्रेंसेस में बताते हैं कि आप अपने बच्चों को सीख दीजिए कि जब भी बाजार से कुछ लें, फास्ट फूड ना लें, अपना सिंपल जो घर का बना हुआ खाना वो ज़्यादा खाएं, या सिंपल चीज़ें खाएं। या अगर कभी कुछ बाजार से चीज़ें लें तो उसमें आप देख लें कि इसमें पाम ऑयल तो नहीं है, कौन से ऑयल यूज़ किए गए हैं, फिर बाजार से खरीदें। ये सब चीज़ें ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यानी कि आपको बहुत सावधानी के साथ अगर बाजार में जा रहे हैं, अगर आपका मन भी है तो आपको बहुत सावधानी के साथ पहले ये समझना होगा कि मार्केट में मिल क्या रहा है और उसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, तभी आप कोई भी चीज़, खाने पीने की चीज़ जो है, तभी आप लीजिए। मैं जरा आयुष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आयुष जी बताइए। मैं एक्चुअली ना स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूँ एक सडन कार्डियक डेथ पे, जिस पे डॉक्टर साहब ने चर्चा करी। हाँ, कई बार हम भयभीत हो जाते हैं एक्सरसाइज करने से। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। नंबर 1, रिक्रिएशनल एक्सरसाइज और जो एलीट एक्सरसाइजेज हैं उसमें फर्क है। इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर आप नॉर्मल जॉगिंग कर रहे हैं या नॉर्मल कार्डियो एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके दौरान कार्डियक डेथ होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप बर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, बर्स्ट एक्सरसाइज का अर्थात ये होता है कि अचानक से आपने बहुत हाई ग्रेड इंटेंसिटी की एक्सरसाइज एक अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट और अनप्लेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में अगर आपने की,
उस दौरान कार्डियक इवेंट होने की घटना ज्यादा है। सो किसी एक आम नागरिक को, जो नॉर्मल इंसान है, उसको नॉर्मल कार्डियक एक्सरसाइज करने से इतना भयभीत नहीं होना है कि वो अपने हार्ट को मजबूत ना कर सके। जो ये बर्स्ट एक्सरसाइज होती है इन अनप्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, उसमें खतरा ज्यादा होता है। ये नंबर 1 पॉइंट। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, ये जो सडन कार्डियक डेथ होती है, जरूरी नहीं ये हार्ट की धमनियों में खून के थक्के की वजह से हो, ये दिल के अचानक से अपनी गति के को परिवर्तन करने से भी होता है। और जनरली ये उन मरीजों में देखा जाता है जिन्हें बचपन से कोई रोग हो जो अनडिटेक्टेड चल रहा है, चाहे वो रिदम का रोग हो, चाहे स्ट्रक्चरल रोग हो, कहीं छेद हो किसी वजह से। सो आम नागरिक को इतना भी भयभीत नहीं होना है कि हाँ जी हम तो एक्सरसाइज करेंगे नहीं क्योंकि एक्सरसाइज करने से हृदय में दिक्कत आ सकती है। जी ठीक है, तो यानी कि हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है आपको, Correct. रूटीन में एक्सरसाइज करनी है जो आपकी सेहत के लिए, एकदम से ये नहीं कि जिम में जाकर के आप हैवी अचानक से इक्विपमेंट शुरू कर, आपको अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड करना है। हाँ, तो बिल्कुल ये देखिए बहुत बेसिक पॉइंट है जो आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत है, खाने पीने से लेकर के आपकी एक्सरसाइज। और अगर मार्केट में जाकर के आपको कुछ टेस्टी फूड भी खाना है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मार्केट में कुछ जाकर के कुछ खाना ही है और बड़ा ज़रूरी है, आपका मनी है, तो किन चीज़ों को आपको बड़ा सावधानी के साथ खाने की ज़रूरत है। इसमें शुभम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शुभम जी, आप जो बताना चाह रहे हैं वो, और साथ में एक सवाल और भी है कि कोविड के बाद से हमने देखा कि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नज़र आता है? सबसे पहले तो मैं, जो डॉक्टर आयुष बोल रहे थे कि एक्सरसाइज के बारे में, तो डेफिनेटली एक्सरसाइज जो है, हमें जो हमारी लाइफस्टाइल जो है उसमें ग्रेजुअल उसको डालें। मैं जैसे हमारे पेशेंट्स आते हैं जो हमसे कहते हैं कि भाई हमें कितना चलना चाहिए, तो मैं उनसे एक ही चीज कहता हूँ कि आप अपना जो अपना कैपेसिटी उसके हिसाब से आप स्टार्ट करें, और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी बॉडी परमिट करती जाती है उसको ग्रेजुअली आप अपने जो एक्सरसाइज टाइम है उसको बढ़ाएं। जैसे शुरू करें 10 से 15 मिनट से, और फिर ग्रेजुअली हफ्ते दर हफ्ते उसको 20 से 25 मिनट, 25 से 30, 45 से 60 मिनट तक उसको लेके जाएं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे और लोगों को देखकर लोग क्या चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी से हमारे शरीर में चेंज ला पाएंगे, तो इसलिए वो बहुत विग्रेस एक्सरसाइजेज, बहुत चीजें स्टार्ट करते हैं, तो उससे ये हार्ट की संबंधित समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंडली, काफी सारे लोग जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जिम सप्लीमेंट्स होते हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो जिम सप्लीमेंट्स हैं वो भी, उसमें भी काफी सारे जो इम्प्योरिटीज होते हैं, स्टेरॉइड्स हैं, तो वो भी अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं। तो जो जिम जाने वाले लोग हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें कितना स्टेरॉइड कंटेंट है, और अवॉइड करें कि जो एक्सेस प्रोटीन और एक्सेस स्टेरॉइड कंटेंट वाले जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं उनको हम अपने डाइट में ना लें। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा हूँ। मैं पंकज सर आपसे जानता हूँ, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि अब हमें डेली रूटीन में ऐसा क्या करने की ज़रूरत है। जैसा कहा भी गया कि पानी आपको अच्छी मात्रा में आपको पीना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं अपने ऑफिस में बैठे हैं, कहीं घर पर भी हैं, तो पानी कम पीने की उनकी आदत बन जाती है। अब इसका नुकसान क्या है और क्या क्या चीज़ें ऐसी और करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से फिट रहे, ठीक रहे? नहीं, जैसे डॉक्टर आयुष गोयल ने बताया था, पानी कम पीने से ये हीमो कॉन्सेंट्रेशन होता है और उससे थक्का जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उससे हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी ज़्यादा पिएं। फिर दूसरी चीज़, आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है। आपको अपना स्लीप पैटर्न, अगर आपकी नींद नहीं हो रही है तो आपको नींद बराबर 7 से 8 घंटे लेना है, ज़रूरी है। फिर जैसा कि डॉक्टर शुभम जोशी ने बताया कि, और डॉक्टर गोयल ने भी बताया कि सुबह 30 से 40 मिनट जॉगिंग या वॉक या लाइट एक्सरसाइज करें और 15 मिनट शाम को एक्सरसाइजेस करें। और इसको जैसा डॉक्टर जोशी ने बताया कि आप अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाइए, ये सब करना है। फिर जैसा कि आप बता रहे हैं, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी डाइट बिल्कुल ऐसा रखिए कि उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, और इस हिसाब से तेल घी का बैलेंस करके खाएं, नमक कम लें, और जो फास्ट फूड जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड फैटी एसिड्स और नमक ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। कभी कभार एक आध बार महीने 15 दिन में एक बार ले लिया तो टेस्ट के लिए ठीक है, लेकिन रूटीन में आप ये बिल्कुल भी जो ऑर्डर करते हैं, जो आज की युवा पीढ़ी जोमेटो और ये सब चीज़ों से कर करके अपने घर में खाना बंद कर दिया और ये बाजार का ही खा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी नुकसानदायक है। वैसे 1%
लोगों में जितनी पॉपुलेशन है यंग लोगों की, उसमें 1% लोगों को हार्ट के डिजीज हो सकते हैं। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि कुछ, जैसे कि आपकी एसएमएस की स्टडी है कि कुछ लोगों को ज़्यादा यंग एज पे 1 या 2 आर्टरी का ब्लॉक मिला, लेकिन जिसमें यहाँ मैं शोभन जोशी साहब से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये सब सिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे। जो सिम्टोमेटिक लोग थे उन्हीं की एंजियोग्राफी की गई या सीटी एंजियोग्राफी की गई और उनमें ही डिजीज मिली है। लेकिन अगर आप परसेंटेज देखा जाए तो 1 से 2% से ज़्यादा नहीं आ रहा है ये। अगर अपन लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, स्लीप पैटर्न ठीक कर लें और डाइट इंप्रूव कर लें और एक्सरसाइज ले लें, और जो आपने डॉक्टर आयुष गोयल ने भी बताया, प्रोटीन और स्टेरॉइड जो अपनी बॉडी बढ़ाने के लिए ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, वो एक्सरसाइज के साथ ना लें, तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं बीमारी से। ठीक है, मैं इसमें आयुष जी को जोड़ रहा हूँ। आयुष जी, मैं बहुत और बेसिक पॉइंट पर जाता हूँ और मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो अक्सर जो है आम घरों में देखी जाती है। हम घरों के अंदर चाय पीते हैं तो उसमें चीनी डाल करके भर भर के, मीठी चाय है ना, दूध पी रहे हैं उसमें चीनी डालते हैं और भर भर के कि मीठा होना चाहिए। और नमक का जो मात्रा है उसमें बहुत ज़्यादा बनाते हैं, जब तक नमक नहीं डलेगा मज़ा नहीं आएगा। तीखे मसाले खाते हैं। इन सब चीज़ों का जो घर में आम रोज़मर्रा रोज़ इसका इस्तेमाल होता है, हर घर के अंदर होता है, इसकी मात्रा, क्वांटिटी कितनी ज़्यादा खतरनाक है और क्या इस पर बताना चाहते हैं आप? सो देखिए, शुगर एंड सॉल्ट दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक है व्हेन टेकन इन एक्सेसिव अमाउंट। ज्यादा पदार्थ में शुगर भी और सॉल्ट भी दोनों ही बहुत हानिकारक है। दोनों एक ऐसे रिस्क फैक्टर से जनरेट होते हैं कि सॉल्ट हाइपरटेंशन करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और शुगर डायबिटीज करता है। ये दोनों ही चीजें हृदय रोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉजल फैक्टर्स हैं। सबसे जरूरी कारणों में से हैं ये, शुगर भी और सॉल्ट भी। तो मात्रा, रिकमेंडेड मात्रा अगर वैज्ञानिक तौर से जाए तो वो आदमी को डेली लाइफ में यूज करना कठिन है। लेकिन जो हम बात बता सकते हैं अपने मरीजों को वो ये है कि अपने टेबल पर से नमक हटा दें। एडेड सॉल्ट, ऊपर से सब्जी में नमक ना डालें। जो आपके घर में सब्जी बन रही है, अगर उसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डल रहा है, उसको लीजिए, ऊपर से नमक ना डालें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, शुगर, जो हमारे यहाँ चाय का प्रचलन है, उसको चाय में चाहे आप शुगर डालें, चाहे गुड़ डालें, चाहे खाखरी डालें, चाहे मीठा किसी प्रकार के डालें, ये सब बराबर हैं। ये सब बराबर है। सिर्फ ऐसा हो सकता है कि गुड़ के अंदर आपको कुछ और पदार्थ मिल जाए जो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन शुगर की मात्रा में चाहे सफेद चीनी हो, चाहे भूरा हो, चाहे गुड़ हो, ये सब बराबर है और सब उतने ही हानिकारक हैं जितने शुगर, रिफाइंड शुगर है। तो हमें इसे अवॉइड करना है और एडेड शुगर, एडेड सॉल्ट हमें अपनी डाइट से हटाना है। मैं एक्चुअली अपने दर्शकों की सहायता के लिए एक मूल मंत्र देता हूँ। एक और चीज, ये हमारे फादर ने बनाया है, जो एसएमएस के ही स्टूडेंट हैं। ये ABCDEFGHI है। इनको पालन करने से हमारा लाइफ और हार्ट बेटर हो सकता है। नंबर A इज अल्कोहल। अल्कोहल अवॉइड और निल। अल्कोहल को सेवन ना करें, इसमें बहुत शुगर और बहुत ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी को हार्म करते हैं। नंबर 2, B से BMI। BMI का मतलब है आपको अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। इसके लिए आपको डाइट का भी यूज करना है, इसके लिए आपको एक्सरसाइज का भी यूज करना है। नंबर C आता है सिगरेट। सिगरेट, स्मोकिंग या टोबैको इन एनी फॉर्म, उसको हमें अवॉइड करना है। नंबर D इज डाइट, जो अपने मुद्दे जिस पे हम बात कर रहे थे। एक संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और मिनरल्स, वाटर, इन सब का बैलेंस हो, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 एक्सरसाइज। इस पे हम E से एक्सरसाइज, इस पे हम बात कर चुके हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बोला, F से आता है फोकस, जैसे योगा, स्लीप, नींद और मेडिटेशन, थोड़ा कंसंट्रेशन करना। G से आता है गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग। रोज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हार्ट को बहुत सपोर्ट मिलता है। H से आता है हाइड्रेशन, पानी की संतुलित मात्रा। और I, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम भूल जाते हैं, वो है इन द सन। थोड़ी देर समय धूप में बिताएं। ये ना ही सिर्फ विटामिन डी देता है, ये आपको बाकी मेंटल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देता है। थोड़ा टाइम एनवायरनमेंट में बिताना जरूरी है। तो अगर हम ये A से I का फॉर्मूला फॉलो करें तो हम काफी दूर से अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो यानी कि अपने आप को फिट रखने के लिए जो बचपन में हमने पढ़ी ABCD, उसको आपको चेंज करके ये नई ABCD की क्लास आपको समझनी होगी। तो जीवन का जो मूल मंत्र है वो तब आपको समझ में आएगा। क्या मैं इसमें शुभम जी को जोड़ रहा हूँ। शुभम सर, एक चीज़ बताइए कि अगर सपोज किसी को हल्का कुछ ऐसा महसूस हो रहा है या कभी ऐसा इंडिकेशन लगा कि शायद मेरे को हार्ट में या दिल की तरफ कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए टेस्ट सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? उसके मन में पहला डाउट यही है कि अब करवाएं क्या, मतलब हुआ, पहले तो लोग दबा करके बैठे रहते हैं, लेकिन अगर गए भी तो उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए?
समझने वाली ये है कि मरीजों को अपनी समस्याओं को समझना पड़ेगा। हार्ट जब भी कार्डियक प्रॉब्लम होगी तो ऐसा नहीं कि हर किसी को छाती में दर्द होता है। हाँ। किसी की सांस फूलती है, किसी को चक्कर आता है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरा पेट भारी हो रहा है, मुझे आफरा सा लग रहा है खाना खाने के बाद। तो बेसिकली हार्ट क्या सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो हर पेशेंट्स में अलग अलग तरह के सिम्टम्स और लक्षण आते हैं। तो जब भी लोगों को अपने जो रूटीन, जो उनकी एक्टिविटीज है, रूटीन जो वो फॉलो कर रहे हैं, उससे अगर कुछ भी डेविएशन लगता है तो डेफिनेटली एक बार अपने जो नियर बाय फिजिशियन है या हार्ट के डॉक्टर है उनसे एक बार सलाह करानी चाहिए। इसमें जो बहुत ही सिंपल बेसिक टेस्ट हैं, जैसे ईसीजी है, इको है, लिपिड प्रोफाइल है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो टेस्ट हम करवा के पेशेंट की रिस्क को आप सर्टिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि उसमें कार्डियक प्रॉब्लम होने की संभावना कितनी है। तो ये सब चीजें अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको इजीली अवेलेबल है इंडिया में, तो ये कराना चाहिए लोगों को। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग घरेलू नुस्खे पहले यूज करते हैं। हाँ। तो जो हार्ट के डॉक्टर के तक पहुंचने का जो टाइम हो, जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है, हमारे कार्डियोलॉजी में कहा जाता है कि टाइम इज मसल। जितना समय डॉक्टर के पास पहुंचने में आप वेस्ट करेंगे तक पहुंचने में, उतनी देर में आपकी हार्ट की मांसपेशियों में जो डैमेज है बढ़ता चला जाएगा। और ये सब देखा गया है कि जो स्टडीज कहती हैं कि जो हार्ट का जो रिजर्व है उसमें अगर जैसे जैसे ब्लड की सप्लाई रुकती है तो 30 मिनट्स के बाद से जो इरिवर्सिबल डैमेज है जो स्टार्ट हो जाता है मसल्स में। तो आशा यही है कि लोग इसको समझेंगे और जैसे कुछ भी सिम्टम हो तो तुरंत अपने नियर बाय जो डॉक्टर फिजिशियन जो अवेलेबल हो उनके पास जाएं और एक बार उनको दिखा के उनका कंसल्ट लें। ठीक है, तो यानी कि जो हार्ट से जुड़ी हुई जो परेशानियां उनको कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये हम जो है इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसमें जरा जल्दी से आयुष जी से एक फाइनल रिएक्शन भी इस पर लेना चाह रहा हूँ। आयुष जी, एक और कोई ऐसी टिप जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहते हैं, आपको लगता है बहुत कारगर साबित होगी? ABCD आपने सिखाई, इसके आगे की कहानी कुछ और? ओके, इसके बाद है अपने सिम्टम को पहचानना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एंड टाइमली मेडिकल हेल्प लेना। इस टाइमली मेडिकल हेल्प में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इन्वेस्टिगेशंस भी है और अपनी बीमारी को साझा करना भी है कि मुझे सिम्टम हो रहा है। परिवार वालों को ही नहीं पता चलता कि उनको दिल का सीने में दर्द हो रहा था, या उनको सांस फूल रही थी, या उनको घबराहट हो रही थी। ये डरना कि हमको क्या पता दिल की बीमारी निकल जाए और कोई हमें छला डाल दे, कोई हमें ऑपरेशन की बात कर दे, इससे भयभीत ना होकर अपनी बीमारी को अपने परिवार से, अपने डॉक्टरों से, चाहे आपका फैमिली फिजिशियन हो, चाहे आपके कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे आपका कोई मित्र डॉक्टर हो, उससे साझा करें और फिर टाइमली इन्वेस्टिगेट कराएं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ईसीजी कराएं, इको कराएं, टीएमटी कराएं। आजकल एक नई टेस्ट आ रही है जिसके ऊपर अब हमारी पूरी चर्चा शुरू हुई, कैल्शियम स्कोरिंग, जिससे सीटी एंजियो की रिपोर्ट से ही बेसिस पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कैल्शियम स्कोरिंग करा सकते हैं। ठीक है। सो डरे मत अपने हार्ट से। डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप अपनी परेशानी को ज़रूर शेयर कीजिए और जैसे कहते भी हैं कि अगर आप परेशानी बताते हैं तो उस परेशानी का समाधान भी मिलता है। जब तक आप नहीं बताएंगे तो उसका समाधान भी नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का हमारे दर्शकों तक वो महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए, जिसके जरिए जो है वो अपने दिल से जुड़ी हुई जो परेशानियां उनका समाधान मुझे लगता है उनको मिल पाया होगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।